हेलो एवरीवन, आज की इस वाली वीडियो में हमको जानना है मुगल शासक हुमायूं के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बाबर के बारे में चर्चा कर लिया है एंड हम इस वाले वीडियो में हुमायूं के जीवनी को लेकर के यानी कि हुमायूं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं हम सभी के बारे में उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हुमायूं का पूरा नाम है नासिरुद्दीन हुमायूं। हमने पिछली वीडियो में बाबर के बारे में पढ़ा था, तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर और हुमायूं का पूरा नाम क्या है तो नासिरुद्दीन हुमायूं। बाबर का पुत्र ही हुमायूं हुआ और और हुमायूं का पिता ही बाबर हुआ। बाबर जब मर गया तो उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र ही गद्दी संभाली यानी कि मुगल वंश को आगे लेकर के गया। हुमायूं जो है, हुमायूं जब गद्दी पर बैठा ना तो इसने अपने राज्य को 3 भागों में बांट दिया और तीनों भाइयों को दे दिया। सबसे पहले अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया कि हुमायूं के कितने भाई थे तो 3 भाई थे। ठीक है, अब देखिए हुमायूं ने जब गद्दी पर बैठी तो उसने अपने राज्यों का विभाजन कर दिया 3 भागों में। और सबसे पहले काबुल और कंधार को अपने एक भाई को दिया जिसका नाम था कमरान एंड दूसरे भाग संभल को एक भाई को दिया जिसका नाम था मिर्जा अस्करी और तीसरे भाग अलवर और मेवाड़ में जो बांटा था तो इस भाग को ना मिर्जा हिंदाल के नाम से दिया था यानी कि इसी को सौंप दिया। इसके 3 भाई हुए, कौन कौन? कमरान, हिलांद और अस्करी, ये इसके 3 भाई थे। लेकिन अपने चचेरे भाई को भी कुछ हिस्सा दान में दिया जो कि थोड़ा सा मतलब कहने का न रहे कि हमको हिस्सा नहीं मिला है, इसलिए हुमायूं ने अपने चचेरे भाई को भी कुछ हिस्सा दिया और वह हिस्सा ना बख्श खां के रूप में यानी कि बख्श खां एक जगह है उसी को अपने चचेरे भाई को दे दिया। लेकिन जब हुमायूं गद्दी पर नहीं बैठा था ना, और हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 29 दिसंबर 1530 में। लेकिन जब हुमायूं गद्दी पर नहीं बैठा था तब वो सूबेदार था बख्श खां का जिसने कि अपने इस जगह को अपने चचेरे भाई को दान में दिया यानी कि हिस्से में दिया था। तो हुमायूं सूबेदार कहाँ का था? बख्श खां का था और इसी का सूबेदार पहले था, लेकिन जब गद्दी पर बैठा तो ये सूबेदारी छोड़ करके ना राजा बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। बस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हुमायूं ने कहा गया ना कि 1533 में यहाँ पर 30 में गद्दी पर बैठा है, लेकिन 1533 में हुमायूं ने एक नगर का निर्माण किया और उस नगर का नाम था दीन पनाह। दीन पनाह नगर बसाया था और दीन पनाह नगर को बसाने के कुछ सालों के बाद यानी कि 1539 में, देखिए 1539 में और 33 में 500 साल का डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 1539 में हुमायूं पर किसी ने आक्रमण कर दिया और यह आक्रमण कोई और नहीं बल्कि शेर खां था जिसको कि हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। और 1539 में जब आक्रमण हुआ तो इस युद्ध का नाम हो गया कन्नौज का युद्ध, ना चौसा का युद्ध, सॉरी ध्यान दीजिएगा। यानी कि 1539 में जब शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण किया था तो इस युद्ध का नाम हो गया चौसा का युद्ध, ना चौसा का युद्ध, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और शेर खां जीता था। और शेर खां जब इस युद्ध को जीता तो उसने अपने नाम के आगे पीछे शेर शाह लगा लिया, मतलब कि उसको शेर खां को शेर शाह के नाम से अब जाना जाने लगा। तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेर शाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें कि शेर शाह विजयी होता है यानी कि जीत जाता है और हुमायूं की हार हो जाती है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हुमायूं को रहा नहीं जाता है, मतलब कि इसके हाथ से गद्दी छीनने वाली थी अब ना, तो पुनः पलट के हमला करता है हुमायूं 1540 में और 1 साल के बाद यानी कि 1540 में पुनः हुमायूं हमला करता है शेर शाह पे और यहाँ पे भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। और इस युद्ध का नाम पड़ता है बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध या फिर सरहिंद का युद्ध। ये तीनों एक ही युद्ध का नाम है, ध्यान दीजिएगा ना। इसमें थोड़ा सा इंक कम हो गया है, देखिए। यानी कि 1539 में सबसे पहले हुमायूं और शेर शाह में युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर शाह विजयी होता है और हुमायूं हार जाता है, लेकिन हुमायूं के हाथ से गद्दी न जाए इसके लिए 1540 में फिर हुमायूं ने शेर शाह पर आक्रमण किया और इस युद्ध का नाम हो गया बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध या फिर सरहिंद का युद्ध। ये तीनों ही एक ही युद्ध है ना, ये तीनों नाम एक ही तीन हुए थे और ये तीनों ही नाम एक ही युद्ध के हैं। तो ये कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में बिलग्राम का युद्ध कब हुआ ऐसे देगा, नहीं तो कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और सरहिंद के युद्ध में कौन विजयी रहा ऐसे भी देता है क्वेश्चन। तो सरहिंद और कन्नौज और बिलग्राम के इन तीनों ही युद्ध में हुमायूं हार जाता है और चूंकि यह हुमायूं जो है वह शेर शाह पर आक्रमण करता है और शेर शाह इसमें जीत जाता है। यहाँ पे आप लोग विजयी लिख लीजिए ना, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा।
मतलब कि यह तीनों ही युद्ध में दोनों ही युद्ध में यह विजयी होता है शेरशाह। अब देखिए जब यह शेरशाह ना कनौज का युद्ध एकदम जीतता है तो हुमायूं को लाते मुके कचार के पूरा बढ़िया से एकदम दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करके शेरशाह और हुमायूं को भारत से बेदखल कर देता है। और जब बेदखल करता है तो हुमायूं रो करके उसको मतलब कि एकदम अचानक नहीं होता है, मैंने अजीब टाइप का लगा उसको, और रोते गाते बजाते जैसा भी आप लोग समझिए हुमायूं को गद्दी छोड़ करके जाना पड़ा और वह सिंध जा करके अपने जीवन व्यतीत करने लगा सिंध में ही। और हुमायूं जब सिंध गया तो उसने वहां पे 15 साल अपना जीवन निर्वाह किया और 15 साल के बाद फिर आता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हुमायूं 15 साल सिंध में अपने जीवन को व्यतीत किया ना तो हुमायूं ने सिंध चला गया किसके डर से? शेरशाह के डर से। जब वो सिंध गया तो वहां पे इसको एक राजा मिला हिलांद, यानी कि हिलांद का एक गुरु मिल। देखिए हिलांद आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि हिलांद इसके एक भाई का नाम है हिलांद। तो हिलांद इसके एक भाई का नाम है और हिलांद एक जगह भी ये कह सकते हैं। तो एक हिलांद किसको आध्यात्मिक गुरु मिले और इस गुरु का नाम था मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी गुरु का नाम था जो कि आध्यात्मिक गुरु थे। और जब हुमायूं सिंध में जाकर के रहने लगा तो इसकी मुलाकात यानी कि हुमायूं की मुलाकात मीर अली अकबर जामी से हुई और इन्हीं की पुत्री से ना यानी कि हमीदा बाबू बानू बेगम से हुमायूं जब सिंध में जाकर के रहने लगा तो वहां पे इसकी मुलाकात मीर अली अकबर जामी से हुई। और मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बाबून बेगम से हुमायूं ने विवाह किया 1541 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा 1541 ईस्वी में जब विवाह किया तो इसके पेट से मतलब कि हुमायूं और हमीदा बानू बेगम का पुत्र हुआ अकबर और यहीं से अकबर का जन्म होता है। और अकबर थोड़ा सा अकबर के बारे में आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा कि कैसे कैसे अकबर ने ना आगे अपना प्रोसेस एकदम जारी रखा। तो हुमायूं और हमीद बानू की बेगम का पुत्र अकबर रहा। तो अकबर का पिता हुमायूं हो गया और माता हमीदा बानू। यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए जब तक अकबर का जन्म होता है तब तक इधर शेरशाह मर जाता है। समझ में आ गई। यानी कि जब अकबर का जब यहाँ पे जन्म हुआ तो 1540 में चूंकि हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को छोड़ दिया था तो 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो किसी तरह से 1555 ईस्वी में हुमायूं को पता चलता है कि नहीं अब शेरशाह की मृत्यु हो चुकी है तो क्यों न एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी हथियाने का प्रयास किया जाए। तो हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर हमला करता है। लेकिन वहां पे राजा रहता है पंजाब का रहता है शासक जिसका नाम होता है सिकंदर। और हुमायूं ने सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर पुनः अपने यानी कि प्राप्त कर लिया दिल्ली की गद्दी को। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा मुगल शासक रहा है जिसके शासन काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है? तो हुमायूं। क्योंकि जब देखिए यहाँ पे 1530 में हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, फिर 1540 में दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है, फिर 1555 में आता है दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए और फिर 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बीच में कुछ गैप होता है जो कि उस गैप को पूरा करता है शेरशाह सूरी जो कि एक अफगान शासक था। अब देखिए अब यहाँ से 1555 में जब हुमायूं आता है और दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है तो उस दौरान यानी कि उसके कुछ सालों के बाद ना हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1 जनवरी 1556 में। यानी कि 1 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और उसके मृत्यु का कारण बताया जाता है दिल्ली में ना एक पुस्तकालय है जिसका नाम है शेर मंडल। और शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गया हुमायूं किताब पढ़ के आ रहा था वापस तले टपक के मर गया, मतलब सीढ़ियों पर से गिर के मर गया वो समझिए। तो शेर मंडल की सीढ़ी पर गया, सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं की मृत्यु हो गई और वो मर गया 1556 ईस्वी में। और हुमायूं के पुत्र हुआ अकबर जो कि आगे भारत के मुगल वंश को संभालता है। लेकिन हम अकबर के बारे में अगले वीडियो में जानने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब जब यहाँ से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं मुगल वंश का एक ऐसा इकलौता राजा था जो कि ज्योतिषों में विश्वास रखता था और वो पूजा पाठ एकदम ढंग से करता था, अल्लाह अकबर ऐसे करके ना। और हुमायूं इतना अच्छा खासा राजा तो नहीं था लेकिन उसने एक काम किया कि 7 दिन के लिए अलग अलग रंग के कपड़े का प्रचलन शुरू किया था। सोमवार है तो लाल कपड़ा, मंगलवार है तो पीला, बुधवार है तो ब्लू, मतलब कैसे 7 दिन के लिए उसने अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का प्रचलन भी शुरू किया था। अब देखिए हुमायूं जो है हुमायूं का मकबरा अगर बात करें कि कहाँ पे है तो दिल्ली में है। और उसको बनवाया था हाजी बेगम ने
और हुमायूं नामा एक किताब है, जो कि हुमायूं नामा किताब के लेखक है गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन होती है, सौतेली बहन होती है हुमायूं की। तो गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन हुई, लेकिन बाबर की पुत्री रही है। और ज्योतिषों में विश्वास करने वाला शासक हुमायूं था, जो कि 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनता था, और पहनवाता भी था कि नहीं हमारा जाए तो आप लोग भी पहनिए। यहाँ पे हमने पूरी तरह से जान लिया है हुमायूं के जीवन के बारे में, एंड यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है हम उनके बारे में भी जान लिया है। इस वाले वीडियो में हुमायूं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उन सभी के बारे में चर्चा कर लिया है। एंड मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।